BSc B.Ed सेकेंड ईयर बॉटनी सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म। आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते आ रहे हैं कि हमारी जो पूरी जो भूमि है, इस भूमि पर जितने भी पादप पाए जाते हैं उन सभी पादप के अंदर समानता और असमानता के आधार पर इन पादपों को हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन का कार्य वैज्ञानिक यहाँ पर क्लासिफिकेशन का कार्य वैज्ञानिकों के द्वारा रुचि से किया जाता है, मगर फिर भी क्या होता है, उसमें कार्य जो करते हैं उस कार्य में कोई न कोई चुनौती है वो अवश्य रहती है। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पादप हैं उन सभी पादपों के अंदर अगर देखें तो संख्या है उसके आधार पे 4 लाख से अधिक प्रजातियों के रूप में पाए जाते हैं। और ये पादप जो है सभी व्यक्ति के लिए अपना जो जीवन काल है उस जीवन काल में देख पाना है वो संभव नहीं है। अर्थात मैं मेरे जीवन काल में इतने पादप हैं उन सभी पादपों को नहीं देख पाऊँगा। ऐसा ही होता है, प्रत्येक वैज्ञानिक जो होता है वो जब शोध का कार्य करता है उस समय अपने जीवन काल में वो पूरे पौधे वो नहीं देख सकता है, लेकिन फिर भी अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य के द्वारा हम तक कैसे न कैसे पहुंच जाता है। और ये जो पूरा का पूरा अध्ययन है वो ज़रूरी हो जाता है। जैसे प्लांट किंगडम जो है इसका जो पूरा अध्ययन है वो ज़रूरी होता है। किसी भी प्रमुख लक्षण के आधार पर इनको अपन क्या करते हैं, सुनिश्चित करके स्थापित कर लेते हैं। और ये किसी लक्षण के आधार पर सुनिश्चित करके स्थापित कर देना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकी जो है या फिर अपन कहते हैं टैक्सोनॉमी जो है, इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है। एक तो है टैक्सास अर्थात वर्गक और नॉमी अर्थात इसका अर्थ है नामकरण। टैक्सोनॉमी का गठन सबसे पहले फ्रांसीसी पादप वैज्ञानिक जो थे एपी डे कंडोले, उन्होंने 1813 में अपनी एक पुस्तक थी थ्योरी एलिमेंट्री डीला बॉटनी। इसका अर्थ है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वनस्पति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांत। अनेक वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार टैक्सोनॉमी जो है इसके अंदर सिस्टेमेटिक रूप से बॉटनी है। यह दोनों प्रकार के नहीं, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है ये, लेकिन अवधारणा है उसके अनुसार हमें सत्य नहीं मिलता ही है। जिसमें जयप्रेमी ने सन 1968 के अंदर अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंट्रोडक्शन द प्लांट टैक्सोनॉमी। उसमें बताया था कि वनस्पति विज्ञान जो है उसकी वह शाखा जिसके अंदर पौधों की पहचान करके पौधे जो है उसका नामकरण किया जाता है उसे अपन टैक्सोनॉमी कहते हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर वाइज नॉन एज सिस्टमेटिक बांटने के लिए कंसल्ट विद द आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नेम ऑफ प्लांट, दोनों को एक दूसरे के समानार्थी संबंधित समझना जरूरी है। लेकिन दोनों अर्थात टैक्सोनॉमी और पादप वर्गीकरण एक रूप या पर्यायवाची नहीं होते हैं। ये एक ही कार्य है और मतलब एक ही काम जो है उसकी ओर ये संकेत करता है। इसके अंदर GHM लॉरेंस ने 1951 के अंदर ये बताया था कि विज्ञान जो है उसमें वर्गीकी है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधे की पहचान करके उसका नामकरण करके उसका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जबकि सिस्टेमेटिक बॉटनी जो है वो पौधों के आकार की लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण होता है और वह किया जाता है। तथा अध्ययन जो है उसके अंदर विभिन्न पादप जो उसके समूह के अंदर अंतर जो होता है उस अंतर के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। और पादप वर्गीकी जो होता है उसके अंदर विज्ञान की प्राचीनतम और आधारभूत शाखा मान करके अपन मनुष्य सभ्यता जो है उसका विकास हुआ था उससे पहले की, अर्थात कहने का मतलब है पौधों पर निर्भरता है
उसमें बढ़ोतरी मनुष्य का जब विकास हुआ था उसी समय हो गई थी। तो मनुष्य जो है उसके जीवन के अंदर जो जीवन जो है उसके अंदर एक प्रमुख सोपान ये आता है कि जन्म परण और मरण। जन्म परण और मरण 3 अवस्थाएं आती है मनुष्य के जीवन में। एक तो जन्म, मनुष्य जन्मता है। दूसरा, मनुष्य विवाह यानी गृहस्थाश्रम में जाता है, परण। और तीसरा है मरण। आज भी विभिन्न पौधे या उपादप जो है उसका जो उत्पाद जो है उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि आज जो अनेक नवीन अल्प जो पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनका विवेकपूर्ण उपयोग करके दोहन दवाओं में, मसालों में या आवश्यक कॉस्ट रेसेज उसके पदार्थों के लिए करते हैं। लेकिन उपयोगी जो पौधे होते हैं वो समुचित और समग्र अध्ययन करने के लिए पौधे के सही वैज्ञानिक नाम, पादप जगत में उसकी वर्ग की स्थिति की जानकारी है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए पादप जगत में सम्मिलित जितने भी पादप है उन सभी का वर्गीकरण एक बहुआयामी शाखा के रूप में माना जाता है, जिसमें पौधे की पहचान वर्गीकरण के लिए न केवल बाह्य आकार के लक्षण होते हैं बल्कि साइटोलॉजी यानी शारीरिकी और एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान और पेनेरोलॉजी आनुवंशिक जेनेटिक सूचनाएं, इनको भी हम काम में लेते हैं। और पादप वर्गीकरण के लिए हम इसको कुछ अलग शाखाओं के अंदर इसको डिवाइडेशन कर देते हैं, जैसे सिस्टमेटिक बॉटनी वर्गीकरण प्रणाली, द टैक्सोनोमिक सिस्टम और नोमेनकल्चर नामकरण, प्रलेखाकरण अर्थात डॉक्यूमेंशन। ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के आधार पे हम टैक्सोनॉमी के अंदर अर्थात पादप जो है उसका क्लासिफिकेशन वो कर सकते हैं। सिस्टमेटिक बॉटनी क्या होती है? पादप का आकार के आधार पर वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है और इसमें वनस्पति विज्ञान की अन्य जो शाखाएं हैं उनकी सूचनाओं को भी हम काम में लेते हैं। और द टैक्सोनॉमिक सिस्टम पाठकों की अतिरिक्त या आकार जो है उसके आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है उन सूचनाओं का उपयोग है वो अपन करते हैं। उनके लिए भी हमें एक आधार चाहिए, उस आधार के अनुसार अपन काम में लेते हैं। जैसे कि पादप के पाठकों की आकारिकी यानी पादप जो है उन पादपों की आकारिकी के आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त की गई है उन सूचनाओं का उपयोग हम लेने के लिए एक परिकल्पना होती है हमारी कि ये मान लें पॉइंट होते हैं, इस पॉइंटों के आधार पे कि ये चीज़ हमें चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है पादप समूहों की वर्गीकीय संकल्पना, जैसे प्रजाति कौन सी है, वंश कौन सा है, फैमिली कौन सी है, यानी इस चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, पादप के प्रमुख लक्षण के आधार पर हम विकास का ये जो प्रक्रम है उसका अध्ययन करते हैं और पौधे में कौन कौन से लक्षण है वो एडवांस है या प्रिमिटिव है और कौन से लक्षण है वो मध्यवर्ती संक्रमणकालीन या फिर अनित ट्रांसलेशन है या ट्रांजिशनल है, कौन से लक्षण है एडवांस है, प्रिमिटिव कौन से, एडवांस कौन से। तीसरी बात ये ध्यान में रखते हैं कि पादप समूह जो है उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित करने के लिए किसी निश्चित पद्धति जो है उसका आधार है, उस पर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। बिना किसी आधार के क्लासिफिकेशन नहीं होता है। हमारी जो शिक्षा वर्ग है उसके अंदर क्या है, एक विशेष कुल है या पादप कुल है, उसका वर्णन भी हम काम में लेते हैं, जैसे फाइटोग्राफी। अब बात करते हैं अपन पॉइंट 3 है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी पादप वर्ग के अंदर वंश या कुल या फिर उसका जो गण है उसका नाम है वो सुनिश्चित होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है और एक रूप प्रणाली के अंदर यूनिफॉर्म सिस्टम के आधार पर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कहीं पे कुछ बोले कहीं पे कुछ बोले, हम यहाँ पे बोलते हैं वही सारे देश के अंदर ही, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर यह नाम है वो एक ही नाम नहीं हो। इसके साथ ही प्रयुक्त डिस्कॉर्डेट जो है उस नाम का जो पर्यायवाची शब्द है या साइनामा जो है वो कहते हैं अपन, और पौधे के अंदर वैज्ञानिक नाम का निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन बोलते हैं अपन नामकरण प्रक्रिया। नामकरण मतलब पौधों का वैज्ञानिक नाम रखने की जो प्रक्रिया है उसको अपन बोलते हैं नोमेनक्लेचर। इसकी उपयोगिता जो है विश्व में इसी तथ्य से समझी जा सकती है कि आज शोध चिकित्सा सामान्य जीवन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में काम आने वाले जो पौधे हैं
उसकी सही और प्रारंभिक जो चरण है उसके अंदर प्रमाणित नाम के आधार पर उपलब्ध हो जाती है। प्रलेखाकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन। प्रलेखाकरण के अंतर्गत क्या होता है कि पादप संग्रहालय है, उसका एक पाद जिसमें जीवित या दिवसीय पादप जो होते हैं उसका शरीर जो है उसको परिलक्षित किया जाता है, अर्थात प्रिवेशन ऑफ लिविंग और फॉसिल प्लांट, उनका मतलब परिरक्षण है वो किया जाता है। जैसे मेले के रूप में, जैसे अपन का ये पहले पौधा था अब नहीं है, उसकी कुछ छवि है वो हमारे सामने मॉडल के रूप में दिखाई देती है। इसके आधार पर पादप प्रजाति जो है और विशेष निम्न स्तर के जो वर्ग है जैसे कि उपजाति है, और वास्तविक तौर पर अगर नाम निर्धारण किया जाता है तो पादप प्रतिरोध में नए होने या क्षतिग्रस्त होने, या तो पादप नए हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसकी स्थिति में भी कभी तीनों प्रकार के रेखा चित्र है उसका उपयोग भी किया जाता है। यानी पादप है तो वैसे पादप दिखा दिया, पादप नहीं है तो अपन क्या करते हैं उनका रेखा चित्र है वो बना करके हम बता देते हैं कि इस प्रकार का ये पादप होता है। भौगोलिक मानचित्र और नक्शा है उसके अंदर विभिन्न पादप वर्ग है उसका वितरण है उसको भी परिलक्षित कर सकते हैं कि ये पादप यहाँ पाया जाता है, ये क्षेत्र है इन क्षेत्रों में पाया जाता है, इन क्षेत्रों को अपन मानचित्रावली का साथ में, या फिर पादप जो उसका भी एक चित्र बना देते हैं उसके आधार पर दिखा सकते हैं। तो ये जो है पादप वर्गीकी के अध्ययन जो है उसके महत्व पर अपन ये माने कि दस्तावेज जो है उसकी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। और इस प्रकार पादप वर्गीकी जो है इसमें प्लांट टैक्सोनॉमी में एक कृत्रिम ज्ञान क्षेत्र है जिसके चारों तरफ वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान का एक अवयव है उसके रूप में आता है। वर्गीकी यह शब्द जो है ये वर्गों की संकल्पना है। वर्गीकी शब्द या वर्गों की श्रृंखला, वर्गों की संकल्पना, वर्ग की संकल्पना किस प्रकार से की जाती है इसमें अपन देखें पादप जो वर्ग का है उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कोई शब्द का उपयोग करते हैं, और ये शब्द जो है उपयुक्त शब्दावली जो है उसके अभाव, जैसे हमारे सामान्य दैनिक जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के पौधे वो काम आते हैं, और इस वाक्य का अर्थ होता है कि पौधों की उपयोगिता को अभिव्यक्त करता है। ये वाक्य क्या करता है, पौधे जो है इनकी उपयोगिता क्या है उसको अभिव्यक्त करता है। और यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं होता कि वर्ग कौन सा है, सोपान कौन सा है, ये कौन से सोपान से संबंधित है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए सरसों का एक पौधा है, और यदि सरसों के खेत में भ्रमण करने के लिए एक ही प्रकार के पौधे मिलेंगे तो उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं सरसों का पौधा संभवतः हमारे समूह के अंदर प्रजाति के अंदर अभिव्यक्त करता ही है। और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार आकार के जो लक्षण होते हैं उसमें समानता और विभिन्नता जो होती है उसके आधार पर वर्ग जो है जैसे वन कुल यानी वंश कुल गण इसकी जो स्थिति है वो सुनिश्चित की जा सकती है। इसी प्रकार से आधुनिक पादप जगत जो है उसके वर्गीकरण की प्रमुख अवधारणा के आधार पर कह सकते हैं कि पौधे जो है प्राकृतिक आनुवंशिक संबंध है वो सब संबंधित होते हैं जिनसे पौधों को हम उनके वर्तमान प्रारूप में देखते हैं। संभवतः इनका जो विकास है उसके दौरान विभिन्न पौधे जो है वो नवीन लक्षण का समायोजन है, प्रत्येक पादप में नया नया लक्षण है वो देखने को मिलता है। परिणाम यह है कि पौधों की जो संरचना है या पौधों का स्वरूप है उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। और ये जो इवोल्यूशन होता है वास्तव में ये आवश्यक रूप से होना भी चाहिए, लेकिन इससे जटिलताएं हैं वो हमारे सामने ज़्यादा आई है। विकसित शक्ति है इसके रूप में पूर्वज जो है उसके अंदर क्या था ऑप्शन, पूर्वज जो है क्या गया ना ये परिणाम ये निकलता है कि पौधों की संरचनात्मक आवश्यक रूप से जटिलताएं बढ़ी है और तब जाकर के विकसित शक्ति के रूप में पूर्वजों से ऑप्शन स्नातक समानताएं, असमानताएं और समानताएं, और परिणाम ये निकला कि पेट संबंधी रहे होंगे, यानी एक ही प्रकार के बीज से या एक ही प्रकार के पादप से इनकी उत्पत्ति है वो हुई होगी, लेकिन इनको फिर भी क्या है अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। अवधारणा स्पीसीज जीनस फैमिली की संकल्पना है उसको एक निश्चित आधार दिया गया है, और ये कहते हैं कि गिनीज बुक में उसमें उच्च स्तरीय पाठक वर्ग जो है
वो उसके ऑर्डर और क्लास है। इसकी तकनीकी जो है इसके रूप में अपन इसको वर्ग कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज है उसके लिए संकल्पना क्या है? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की उपयोगिता और उनकी पहचान जो है उसके आधार पर मनुष्य ने पहले ही पौधे की प्रजातियां उसके बारे में जानकारी है और वह मिल भी चुकी है, लेकिन सर्वप्रथम प्रजाति जो है इसकी अवधारणा का तर्क है वो समस्त एवं वैज्ञानिक प्रमाणिकता प्रदान करने और वैज्ञानिक है या नहीं है उनका नाम देने वाले थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने 1753 में बताया था मूलाकारी के विविधताओं के आधार पर, मूल जो है उसके आकार के आधार पर, मूल जो आकार है पादप का उसके आधार पर विभिन्नताएं हैं और विभिन्न पादप की प्रजातियां जो है इसके बारे में बताया था। और डार्लिंगटन 1928 के अंदर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो जाति है या अवधि है उसके साथ में स्थायी रूप से पृथक आनुवंशिक आधार है उसकी स्थिति का लक्षण है उसको प्रदर्शित करने का जो समूह है उसको अंत में प्रजनन प्रदर्शित करते थे, इसलिए कहते थे ये प्रजाति है। क्लाउजन और उसके सहयोगियों ने 1954 में एक समान लक्षण प्राकृतिक जो रूप है उससे संगठित किया था और पौधों के लिए वह एक समूह तैयार किया था जिसमें सदस्य उनका आदान प्रदान कि बिना किसी हानिकारक प्रभाव के करते थे, उसको प्रजाति कहते थे। इन दोनों प्रिय भाषाओं के आधार पर हमारे सामने कुछ लक्षण उभर के आते हैं जो कि इस प्रकार है। एक पादप प्रजाति के सदस्य आकारिक के शारीरिकी एवं अन्य लक्षणों के लगभग पूर्ण तैयार और समान होते हैं। एक प्रजाति के सदस्य में अंतर प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन होता है, संतति पीढ़ी है उसका उद्गम होता है और वंश की वृद्धि है वो भी होती है। दूसरा है एक प्रजाति के सदस्यों के बीच में आनुवंशिक अवरोध नहीं होता है और एक प्रजाति के सदस्यों के अंदर सामान्यतः दूसरी प्रजाति के जो पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन है वो प्रदर्शित नहीं करते। कहने का मतलब है आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय नहीं होता है। ये जो तथ्य है चार, इन चारों तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाह्य एवं आंतरिक लक्षणों में समान पौधों का वह समूह है जिसके सदस्य जन्म क्षम मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं, उनको अपन उनकी प्रजाति है जानते हैं, प्रजाति कहते हैं। एक है इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज अर्थात अंतरा प्रजातीय वर्धक। अंतरा प्रजातीय वर्धक के अंदर एक सामान्य रूप से क्या होता है, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्य जो होते हैं उसमें प्रमुख रूप से आंतरिक लक्षण जो है उसके एकारूपता है उसको प्रदर्शित करते हैं, एक रूपता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह देख सकते हैं या फिर ये खा भी सकते हैं दूसरे को, एक दूसरे काम आ सकते हैं। और वातावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियां जो है उसके अंदर परिवर्तनशीलता के कारण एक ही प्रजाति के कुछ सदस्य है बाह्य और आंतरिक तथा जैव रासायनिक तक कभी कभी क्या होता है आनुवंशिक लक्षणों में भी कुछ भेदता है वो दर्शाते हैं। और ये विधि जो है इसमें बताई गई विविधताएं जो है वो लक्षित करने जो विविधताएं हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। तो एक प्रजाति है तो ऐसे पादपों के समूह है जहाँ पे जाति वर्ग अंतर्जातीय वर्ग है वो कहते हैं। पादप जगत विशेषकर से आवर्ती बीज जो है पौधे पाए जाने वाले होते हैं उनमें जाति वर्ग है वो किस प्रकार से होता है, जाति वर्ग इस प्रकार से होता है। प्राकृतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले एक ही पादप समूह प्रजाति जो है एक ही पादप समूह है उसके अंदर आनुवंशिक रूप से पूर्णतया समान लेकिन आकारिकी है वो सारे के लक्षण जो है वो ऐसा माना जाता है कि प्रदर्शित करते हैं, सारे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए बायोटाइप्स कहलाते हैं अर्थात प्रारूप कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि प्रारूप जो है वो बायोटाइप जो पादप जो है चाहे एक ही स्थान पर उगे हो या अलग अलग स्थान पर उगे हो परंतु उनका जो वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं उनमें होना जरूरी होता है। ऐसे पौधे समान वातावरण में उगते हुए और एक दूसरे पर कुछ भिन्नता दिखाई देते हुए और उनके अंदर जो प्रारूप या बायोटाइप जो है वो कहते हैं इनको, तो ये स्थानीय परिवर्ती धनात्मक और ये मूल पौधे जो होते हैं उसके रूप में पाए जाते हैं। पारिस्थितिक
प्रारूप या फिर परिप्रारूप इकोटॉप। इकोटॉप्स है, इसमें क्या है, एक ही प्रजाति के PKX फादर सदस्य जो कि एक दूसरे को वही पर आकार्य के कार्य है, उसके लक्षण है उसके अंदर भी। फिर वातावरण के अंदर असमानता का कारण प्रदर्शित करते हैं, परिप्रारूप कहलाते हैं। अलंकित प्रीत प्रारूप जो है उसके अंदर ये जो विकास होता है उससे क्या सदस्यों के अंदर भिन्नता का वातावरण है उसके परिवर्तन के कारण होता है। लेकिन आगे चल करके ये विभिन्न इकोटॉप्स जो है उसके अंदर स्थान है या एक स्थान या अलग अलग स्थान है, वहाँ पे उसका वातावरण होता है, उसके आधार पर रखे जाते हैं। इनमें आकारिक लक्षणों में भिन्नता है वो भी बराबर रूप से स्थायी हो जाती है और ये स्पष्ट हो जाता है कि ये इकोटॉप्स जो है वो विकसित आकारिक की है, वो एबिन टाइम आगे चल करके आनुवंशिक रूप ले लेती है तथा आगे आने वाली पीढ़ी में यही दिखाई देती है। पारिज, इकोफेंस और इकॉर्ड्स। पारिज क्या है, एक पादप है, उसकी प्रजाति है, उसमें ऐसे समूह आते हैं जहाँ पे अलग अलग वातावरण में उगने वाले जो पादप है उसमें सूक्ष्म या फिर गोल या फिर अंतर प्रदर्शित करते हैं, मतलब थोड़ा सा अंतर प्रदर्शित करते हैं। और इन पौधों के अंदर यदि हम देखें तो समान वातावरण में उगाया जाए तो इनकी विविधताएं है वो भी विलोपित हो जाती हैं, इनकी विभिन्नताएं भी विलोपित हो जाती हैं। ये जो परिभाषाएं हैं इनके द्वारा ये स्पष्ट होता है कि एक ही प्रजाति के सदस्य है लेकिन उनमें लक्ष्य और समानताएं दिखाई देती है। इनको ऐसा मानते हैं कि स्थायी या आनुवंशिक होकर के पूर्णतया अस्थायी या पारिस्थितिक जन्य होते हैं। इसलिए अपन ये कहते हैं कि पौधों के अंदर एक सी परिस्थितियों में उगाया जाए तो कुछ एक के बाद एक जो मूल प्रजाति है उसके जो लक्षण है उसमें समानता है वो प्रदर्शित करते हैं। किस्म वैरायटी, इस वर्ग की पहचान है और स्थापना है उसका श्रेय लीनियस कोक्रॉन को 1970 में उन्होंने बताया था कि ये जो प्रजाति है एक ही प्रजाति में उत्पन्न जो पादप है, एक ही प्रजाति में उत्पन्न जो पादप है उनके जो बाहरी लक्षण हैं और लक्षण पूर्व जो रूप है उसकी विविधता प्रदर्शित करते हैं या इनकी विभेदन क्षमता की आनुवंशिक स्तर पर निर्धारित होते हैं। तो इनका विकास जो है इनको जो है क्या कहते हैं अपन, तो इस ग्रुप के अंदर विभिन्न वनस्पति शास्त्र जो है उसमें उनके द्वारा अनेक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया और इन्होंने कहा कि ये उपजाति होती है। पादप अंतर्राष्ट्रीय संहिता अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसके अंदर क्या है कि कोई भी किस्म में उसका नामकरण की प्रक्रिया सुव्यवस्थित की गई है और इसका नामकरण है वो त्रिपद नाम पद्धति द्वारा किया जा सकता है। जैसे पीली सरसों है, इसमें ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेरा सरसों, काली सरसों है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेरा डाइकोटोमा। इसी प्रकार से फूल गोभी है ब्रेसिका ओलरेसिया वेरा बोटराइट्स। इसी प्रकार पत्ता गोभी है ब्रेसिका ओलरेसिया वेरा कैपिटेटा। और अन्य भी है कुछ चीज़ें जिसके द्वारा अपन पादप जो है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं, उसमें नामकरण जो करते हैं। पादप नामकरण के अंतर्गत वर्ग उसको अतिरिक्त कुछ पद जो है उनका भी गठन किया गया था जिसमें अनेक प्रकार के अंतर्जातीय जो भेद है उन भेदों पर अभिव्यक्त किया गया था। हालांकि पद और वर्ग जो है इसकी स्थापना है इसकी स्थापना जो है वो अभी पूर्ण नहीं हुई, स्पष्ट हुई है, लेकिन फिर भी अनेक वैज्ञानिक और शोधकर्ता जो है इनका समय समय पर उपयोग करते जा रहे हैं। और जैसे कि प्रारूप है, भेद, फॉर्म्स, कृषि उपजातियाँ हैं, कल्टीवेटर्स, क्लाइंस है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। इन सभी तथ्यों के प्रवचन करने के बाद में हमें हमारे सामने एक दिखाई देता है कि प्रजाति या जाति नामक वर्ग जो पूर्णतया प्राकृतिक इकाई है और परिभाषित करना हालांकि बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन पादप समूह है जो है उसको देख करके अपन उससे संबंधित जो पौधे जो होते हैं उन पौधों को प्रजाति उच्च स्तर यानी हायर लेवल के सभी वर्ग जो है टैक्सा जो है, जैसे जिन्स है यानी वंश है, फैमिली है, कुल है, गण है यानी ऑर्डर है,
ये कृत्रिम प्रतीत होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीनस, जीनस यानी वंश की संकल्पना वो क्या है? यह उच्चतर टेक्नोमिक जो यूनिट है, टेक्सोनोमिक यूनिट है, उसके अंदर प्रजातियां जो उसके अंदर एक या एक से अधिक जो लक्षण है उसमें समानता है वो प्रदर्शित करती हैं और वंश का गठन है वो करती है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ जीनस, फॉर्मेशन ऑफ जीनस, जब जीनस में केवल एक ही प्रजाति सम्मिलित होती है तो ऐसे में वंश है उसमें एक कल्पना रूपी एक प्रारूपिकता यानी मोनोटाइपिक कहते हैं। और जब एक या एक से अधिक वंश है वो सम्मिलित करके दो या दो से अधिक प्रजातियों के विभिन्न लक्षण जो है उनको अपन कम या फिर अधिक समानता इसमें दिखाई देती है, तो हम सुनिश्चित करना पड़ता है कि वर्गीकरण के लिए कि पर्यवेक्षण अध्ययन है वो और अपना जो विवेक है उस पर डिपेंड करता है कि इसकी सीमा जो है इस सीमा रेखा के अंदर पार करने पर थोड़ी बहुत भिन्नता है वो आ सकती है, लेकिन उसके जो लक्षण है उसके अंतर्गत समानता निर्धारण है वो निश्चित करके एक महत्वपूर्ण स्थान है वो रखती है। सारे विवादों के बाद में वंश की जो संकल्पना है, इस संकल्पना के अंदर मनुष्य के द्वारा संभव अति प्राचीन काल से कनेक्ट हो रही है कि शायद तब जब से पादप वर्गीकीय है उसकी विधिवत क्रमबद्ध जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो शुरू हुए थे या शुरू नहीं हुए थे, उस समय वहाँ पर क्या था कि विपिन पाल का एक ने बताया था कि हिंदी संस्कृत भाषाओं को प्राचीन साहित्य में उनके नामों का प्रचलन है, जैसे बाज, ओक, चीड़। इसी प्रकार से ये उदाहरण जो है, इन उदाहरणों के आधार पर अपन कह सकते हैं इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाज और किस्म प्रजातियां जो है उसे चौरस वंश की, जैसे तुलसी वैसिल समस्त प्रजातियों की सीमा वंश है, उसके अंदर जो पायल के समस्त प्रजाति जो है उसके समस्त पाइन वंश जो है वो भी इसके अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। इस विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी संकल्पना मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में ही प्राचीन काल के अंदर निर्धारित कर ली गई थी, इसे स्वीकृत करने और विस्तृत व्याख्या करने के लिए कार्य जो है उसके जो पद है उस पद के ऊपर ले जाकर के इसके द्वारा संपन्न करवाई जाए। आधुनिक वनस्पति शास्त्र पादप नामकरण के लिए प्रसिद्ध लैटिन नाम है उसका चलन जो है उसके और विभिन्न पादप जो उसके वंश है उसके विधिवत लक्षण है उसके वर्णन का श्रेय जो है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है टॉर्नफोर्ड, जिसने 1700 में किया था, इसको दिया जाता है। इसके अनुसार क्या था कि वंश की स्थापना और उसका निर्धारण है उस करने के लिए पादप प्रजाति उसके पुष्प फल संबंधी लक्षण है उनको सर्वश्रेष्ठ मानदंड वो दिया था, नहीं इनको सर्वश्रेष्ठ माना था। इसके बाद में इसका आकारिकी और कायिक लक्षण है उसकी भी सहायता ले सकते हैं। टॉर्नफोर्ड ने 1716 के अंदर अपनी पुस्तक के अंदर इंस्टीट्यूशन री हर्बेरी जो है इसके अंदर लगभग 700 वंश जो है उनका वर्णन किया था। पादप वर्गीकरण का जनक लिनियस है, इसके द्वारा वंश परिकल्पना जो है इसके अंतर्गत निर्धारण करने के लिए लक्षण जो है उनके साथ में अन्य लक्षणों का प्रयोग किया गया था और आगे चल करके पादप जगत जो है उसके अंदर ये जो अध्ययन का श्रेय जो है वो अधिक विस्मृत हुआ था। और साथ ही पौधों के अंदर बाह्य और आकारिक के लक्षण है, उसके अलावा अन्य पादपों की संरचनाएं हैं जैसे आंतरिक संरचना है, एनाटॉमी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, भ्रूण संबंधी रचनाएं हैं, बीजांड संरचनाएं हैं, अन्य तत्संबंधी संरचनाएं हैं जैसे एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स स्ट्रक्चर और पोलन स्ट्रक्चर। ये जो है इनकी सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं कि वर्गीकरण जो है इसका निर्धारण है वो कर सकते हैं। हेडनबर्ग जो है उसने 1946 के अंदर बाह्य आकार के गुणसूत्र जो है इसकी संख्या है, परागण की संरचना है,
या इसके आप ये ले सकते हैं वंश पॉलीगोन में उसको 7 नए वंशों में बांट दिया था। 1963 के अंदर भ्रूण विज्ञान का जो अध्ययन है उसके आधार पर ये आपके ब्यूटोमोप्सिस, पियोनिया और ट्रापा नामक जो पादप थे इनके जो वंश है उसकी व्याख्या की थी और पादप वर्गीकरण निर्धारण में वनस्पति की अन्य जो विधाएं थी उनमें सक्रिय सहयोग दिया था और विभिन्न सूचनाओं का उपयोग लेकर के 1 या 2 वंश है वो अधिक उपवंश जो है वो बताया गया था। और आगे चल करके सब जो है उसमें जैसे जो भी पादप पाया जाता है उस पादप का खंड किस वंश है, किस प्रकार का है और ये जगह पे पाया जाता है, उस जगह के आधार पर उसको अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड है वो कर दिया था। कुल की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली, फैमिली जो है इसकी संकल्पना किस प्रकार से की जा सकती है। कुल जो है वंश ये जो है इसकी स्थापित वर्गीकरण श्रेणी है उसके अंदर सामान्य रूप से 2 या 2 से अधिक वंश के कुछ प्रमुख लक्षण हैं वो एक दूसरे में समानता प्रदर्शित करते हैं और सम्मिलित करने के कारण फैमिली का जो गठन किया जाता है उसके अंदर जिस कुल में केवल एक ही वंश होता है ऐसे कुल को मोनोटाइपिक कहते हैं या एकल वंशीय कहते हैं। जैसे कस्कुटेसी है और कस्कुटेसी तथा टाइफेसी। पादप वर्गीकी के अध्ययन के अंदर कुल का निर्धारण है वो करते समय ये प्रश्न उठता है कि एक ही कुल में सम्मिलित सभी पादप वंशों के लक्षण है किस स्तर तक समानता होनी चाहिए या फिर वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार इसका निर्णय उसमें पादप वर्गीकरण जो है उसके अंदर वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए जो अध्ययन और पर्यवेक्षण है उसके विवेक पर निर्भर करता है। वैसे इस बारे में गुण मतभेद जो होते हैं बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कुल की सीमा है उसकी जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण है और सामान्य रूप से वंशों के जो प्रमुख लक्षण होते हैं उनके आधार पर ही किया जा सकता है। प्राचीन साहित्य के अंदर प्रलेख जो है उसके आधार पर पता चलता है कि अवधारणा अर्थात टैक्सोनॉमी जो है उसके वैज्ञानिक अध्ययन जो है उससे पहले ये प्रचलित था कि पादप कुल की पहचान निर्धारण और प्रमुख है पुष्प फल सब ये संबंधी जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर की जाती थी। जैसे मान लीजिए मालवा है, पार्वीफ्लोरा है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, एल्थिया रोजिया है, गोसिपियम आर्बेरियम है। इन सारे पौधे जो है इन सारे पौधों को मालवेसी कुल के अंदर रखा था क्योंकि इनके पुष्प जो है इन पुष्पों का जो लक्षण है वो लक्षण है वो एक समान था। ऐसे पुष्प इसमें क्या होता है जैसे कि सभी पुष्प है वो पंचतई होते हैं, अनुबाह्य दल की उपस्थिति और पुमंग एक संघीय अवस्था में भी होते हैं, दलपुंज विन्यास है वो आवर्तित होता है। सभी लक्षणों को समान होने के कारण वंश के जो मालवेसी कुल जो है उसमें इसको रखा गया है। और वैज्ञानिकों ने जैसे वाल्टर्स है उसने 1961 के अंदर उच्च वर्गीय जो बीजधारी पादप है उसमें 2 प्रकार के कुल है वो निर्धारित किए। एक तो था सुपरिभाषित, एक था अल्प परिभाषित। सुपरिभाषित जो है इसके अंदर क्या है कि एक ऐसा कुल है या एक ऐसा कुल है जिसका विकास है वो क्रम प्रगत या फिर आधुनिक। अधिकांश पुष्पीय लक्षण है वो एक समान होते हैं जैसे एस्ट्रेसी है, पोएसी है। अल्प परिभाषित अर्थात ऐसे पादप कुल का विकास जो अपेक्षाकृत पुरातन और पुरागेमी समझा जाए। इसमें सम्मिलित जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों के अंदर जो लक्षण है वो विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं और इसीलिए इन फूलों के विकास की अनेक प्रवृत्तियां हैं वो आगे बढ़ती है। इसके लिए जैसे रेनोकुलेसी है, मैग्नोलिएसी है। पादप वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन के अंदर विस्तार से अगर अध्ययन करें तो अब देखते हैं मतभेद हुए और इन मतभेदों में भी एक सामान्य प्रक्रिया है कि संभवतः अनेक कुलों में कुछ वंशों को अलग करके नए कुल की स्थापना वो की गई थी, जिसे निलंबो को निम्फिएसी कहा गया था और निलंबोनेसी और कस्कुटा कॉनवोलेसी जो है इसको अलग करके कस्कुटेसी किया गया था। इस प्रकार से अधिकांश कुल जो है उनका आकार छोटा होता गया और सदस्य संख्या कम होती गई। जैसे यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, मैंने चित्र में फैमिली दे रखी है, जीनस दे रखा है, स्पीसीज दे रखी है। देखो फैमिली तो पूरा हो गया एक राउंड जो है और इसके अंदर का जो राउंड है वो हो गया जीनस और इसके अंदर जो छोटे छोटे बना रखे हैं वो स्पीसीज हो गई। इस प्रकार से ये धीरे धीरे स्पीसीज और ये सेक्शन जो है ये बढ़ते जाते हैं। गण
संवर्ग की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर एंड क्लास, फाइलम। सभी कुल के अंदर जो सदस्य पाए जाते हैं, पादप सदस्य, उनमें समानताएं जो है वो पादप जो समाज है उसके अंदर प्रवृत्तियाँ हैं वो बंधुत्व जातिवर्तीय होती हैं और मिलकर के एक ऑर्डर की स्थापना करते हैं। और एक ही ऑर्डर में सम्मिलित फूल जो है उसके समानता के लिए आवश्यक लक्षण है, उनका वर्गीकरण है, वो विज्ञानियों की मान्यता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। इसी कारण से विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों के अंदर ये जो गणों की संख्या है वो भी अलग अलग पाई गई है। उदाहरण के लिए हचिंसन ने 1926 में प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति के अंदर जहाँ छोटे बड़े ऑर्डर का गठन किया था, वहीं दूसरी ओर बेंथम और हुकर जो है उन्होंने 1862 के अंदर अन्य पदों पर गण जो है वो बेंथम और हुकर ने 1862 में अन्य पदों पर जो गुण है उन गुणों को गठन करके अपने जो छात्र जो है उनको मैंने सम्मिलन और जो पादप है उनको सम्मिलित किया। उदाहरण के लिए उस अंश में 3 कुल जैसे मालवेसी है स्टेचू, उसके लिए सीपिली और एसिटेलिनी, ये तीनों कुल जो है ये समान पाए जाते हैं। तो इसमें पुष्प नियमित होता है, बाह्य दलपत्र 5 होते हैं, दलपत्र 5 होते हैं, पंक्ति संख्या असंख्य होती है। जायन त्रिंडिपी से लेकर के बहुअंडिपी या फिर युक्तांडिपी है वो होता है। चायांग त्रिअंडिपी से लेकर बहुअंडिपी एवं युक्तांडिपी होता है। अधिकांश सदस्यों में काष्ठीय प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। 2 या 2 से अधिक गण जो है उसका एक प्रमुख लक्षण है वो एक समान होता है और मिलकर के एक संवर्ग का निर्माण है वो करते हैं। और वर्गीकरण के अंतर्गत एक उच्च स्तर पर वर्ग जो है इस प्रकार समान लक्षणों वाले जो क्लासेस जो है वो मिलकर के एक फाइलम का निर्माण करती है। जैसे सरसों के पौधे का उदाहरण लेकर के अपन देखें तो इससे हम देख सकते हैं कि इसका संपूर्ण वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से बेंथम और हुकर ने अपनी पद्धति में करके बताया था। जो इस प्रकार से जैसे ये देखो ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, डिवीज़न, एंजियोस्पर्म, सब डिवीज़न, डाइकोटिलिडन्स, क्लास, पॉलीपेटली, सीरीज, थैलेमिफ्लोरी, ऑर्डर, पैराइटल्स, सब ऑर्डर है कोप्रिडेनी और फैमिली है क्रूसीफेरी, जिनस है ब्रेसिका और स्पीसीज है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और वैरायटी है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेर सरसों। इसी प्रकार से आवर्त बीजीय पादपों में विकासीय प्रवृत्ति जो है, आवर्त बीजीय पादपों में विकासीय प्रवृत्ति जो है, उस विकासीय प्रवृत्ति के आधार पर क्या है कि अनेक जो आवर्त बीजीय पादप हैं उनके विकास की प्रवृत्ति का अवलोकन करके बाद में पाया जाने वाला जो आदिम है, प्रिमिटिव है, प्रगति एडवांस्ड है, उसके लक्षणों की पहचान की गई थी।